नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ सेट परीक्षा तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था भवानी प्रसाद मिश्र तक हमने देखा था, और आज हम नरेश मेहता से आगे देखेंगे। नरेश मेहता का जन्म 1921 में होता है। इनके रहन सहन, वेशभूषा और काव्य रचना पर सुरुचिपूर्ण अभिजात्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती, यानी काव्य रचना में, वेशभूषा में उनकी खुद की रुचि थी। वे मालवा के निवासी और काशी के अंतरवासी रहे रहे हैं, यानी वो मालवा प्रदेश में रहने वाले थे और काशी में भी रहते थे। उनकी रचनाओं में दोनों स्थानों की हल्की गहरी अनुगूंज सुनाई देती है, दोनों स्थानों में से मालवा और काशी। दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में नरेश ने लिखा है कि वह आग आग लिखना चाहते हैं, किंतु उनका वक्तव्य आग लिखने से मना करता है। यानी जो नरेश मेहता जो है वह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आग लिखना चाहता हूँ, आग लिखना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा था, नरेश ने लिखा है कि वह आग लिखना चाहते हैं, किंतु उनका वक्तव्य आग लिखने से मना करता है। यानी वह ज्वलंत जो है वह लिखना चाहते हैं, लेकिन उनका जो वक्तव्य है, व्यक्तित्व है, वह आग या ज्वलंत जो है वह लिखने को मना करता है, बाध्य करता है। उनकी आरंभिक कविताओं पर ऋग्वैदिक ऋचाओं के आदिम बिंबों का गहरा प्रभाव है। यानी नरेश मेहता के रचनाओं पर या आरंभिक कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो उसकी आरंभिक कविताओं पर ऋग्वैदिक ऋचाओं का आदिम बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा सप्तक में संग्रहित किरण, धेनुए और उषस संबंधी 4 गीत इनके प्रणाम हैं। कुछ उदाहरणों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। सरिताओं में सोम दूह रहा, वह अहिर मतवाला, इंद्र हमारे रक्षक होंगे, खेतों खेतों और खलिहान, रैन डूंगरी उतर गए, सप्त ऋषि आपने वरुण देश में। इन बिंबों में अद्भुत आकर्षण और टट टट टटका पान वन पाखी सुनो बोल, यानी उनके जो काव्य संग्रह वह है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। संशय की एक रात नाट्य शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। नरेश मेहता की संशय की एक रात यह कविता नाट्य शैली में लिखी हुई कविता एक लंबी कविता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नरेश मेहता की नाट्य शैली में लिखी हुई कविता कौन सी है, तो संशय की एक रात यह नाट्य शैली में लिखी हुई एक लंबी कविता है। मेरा समर्पित एकांत में एक रचना है समय देवता। मेरा समर्पित एकांत जो काव्य संग्रह है उसमें एक कविता है समय देवता। यह दूसरा सप्तक में भी संग्रहित है। इस कविता को नरेश ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। यानी समय देवता कविता को नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। संभवतः मुक्तिबोध की लंबी कविताओं का रचनाकाल इसके पहले का है। यदि मुक्तिबोध को नई कविता का कवि न माना जाए तो दूसरी बात है। समय देवता में दुनिया भर के देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का दूषांकन हुआ है। समय देवता कविता में किसका चित्रण है, तो दुनिया भर के देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है। समय देवता एक महत्वाकांक्षापूर्ण कविता है। यानी मुक्तिबोध जो लंबी कविता लिखने में मुक्तिबोध भी है, लेकिन मुक्तिबोध जो नरेश मेहता से पहले है और बाद में नरेश मेहता आता है। इसके माध्यम से कवि विभिन्न भूखंडों के भूगोल, इतिहास और संस्कृत पर कुछ ढंग से प्रकाश डालता है। यानी समय देवता कविता में सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया है। साथ ही जो भूगोल है, इतिहास है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। वहाँ के निवासियों की रीति नीति और आशा आकांक्षाएँ उद्घाटित हो उठती है। लंबी कविता होने के कारण इसके चरणों में विलंबित लय का विधान किया गया है।
जहाँ कविता को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ एक छोटी सी लय जड़ दी गई है। यानी जहाँ पर परीक्षा में पूछा जाने योग्य है, वहाँ पर मैं विश्लेषण करूँगा। इस कविता पर भी वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ पर भी सूरज ग्वाला दिन की गाय हाँकता हुआ दिखाई पड़ता है। जगह जगह देश विदेश के सांस्कृतिक चिन्हों का उल्लेख चिन्हों का उल्लेख करते हुए कवि ने संबंध, संस्कृति और दर्शन को भी रेखांकित किया है। सोवियत भूमि के प्रति इसमें गहरी आस्था प्रकट की गई है। इस कविता का अंत करते हुए कवि ने लिखा है, और मनुज की परेशानी की चरगाह पर दौड़ रही तूफानों की नई हवाएं। ये नई हवा इतिहास की हवा है, जिसके प्रति कवि पूर्णतः सचेत है। यह महत्वपूर्ण कविता की पंक्ति है, समय देवता कविता की है। तो इसमें यह कवि पंक्ति पूछी गई है परीक्षा में और पूछी जा सकती है। और मनुज की परेशानी की चरगाह पर दौड़ रही तूफानों की नई हवाएं। यह जो पंक्ति है, यह समय देवता कविता से है और इसी से समय देवता कविता का अंत होता है, समाप्ति होती है। ये नई हवा इतिहास की हवा है, जिसके प्रति कवि पूर्णतः सचेत है। संशय की एक रात में युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का चित्रण किया गया है। नरेश मेहता की जो संशय की एक रात कविता है, उसमें जो युद्ध को लेकर राम के मन में जो संशयित अंतर्द्वंद्व है उठने वाला मन में, उसका चित्रण है। राम का निर्णय व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। जिस समय नरेश मेहता लिख रहे थे, उस समय व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात पूरे जोर शोर से उठाई जा रही थी, लेकिन नरेश के राम सबके निर्णय में अपना निर्णय मानते हैं। अब मैं निर्णय हूँ, सबका अपना नहीं। यह महत्वपूर्ण कोटेशन है और वह परीक्षा में पूछे जाने योग्य बच्चन सिंह का कोटेशन है नरेश मेहता के बारे में। जिस समय नरेश मेहता लिख रहे थे, उस समय व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात पूरे जोर शोर से उठाई जा रही थी, लेकिन नरेश मेहता के राम सबके निर्णय में अपना निर्णय मानते हैं। अब मैं निर्णय हूँ, सबका अपना नहीं। पर फार्मूलाबद्ध निर्णय गहन आंतरिकता के स्पर्श से बहुत कुछ अछूत रह जाता है। यह कोटेशन महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अभी यहाँ से जो दूसरे कवि है वह आते हैं, उनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में होता है और उनकी मृत्यु 1997 में होती है। भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि है। यानी धर्मवीर भारती जो है वह व्यक्ति स्वतंत्र की बात करते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर हैं। भारतीय समाजवादी आंदोलन में व्यक्ति स्वातंत्र्य का पूरा जोर दिया जा रहा था। आवश्यकता से अधिक जोर देने के कारण सामाजिक विषय वस्तु बहुत कुछ क्षीण हो जाती है। यानी बच्चन सिंह का यह कोटेशन पूछा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक जोर देने के कारण सामाजिक विषय वस्तु बहुत कुछ क्षीण हो जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र के साथ भारती ने व्यक्ति के उत्तरदायित्व को भी रेखांकित किया है। यानी सही या गलत कथन पहचानिए, इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आवश्यकता से अधिक जोर देने के कारण सामाजिक विषय वस्तु बहुत कुछ क्षीण हो जाती है। यह तर्क में दिया जाएगा और स्थापना में व्यक्ति स्वतंत्र के साथ भारती ने व्यक्ति के उत्तरदायित्व को भी रेखांकित किया है, यह पूछा जा सकता है। तो दोनों सही है, किंतु उनकी मुख्य प्रवृत्ति रोमानी है। यानी धर्मवीर भारती की जो कविता लिखने की जो प्रवृत्ति है वह रोमानी है, यह रोमांटिक है। आंधा युग को छोड़कर प्राय सर्वत्र रोमांस का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। यानी धर्मवीर भारती का जो आंधा युग नाटक है, वह यदि गीति नाटक छोड़ा, जो महाभारत के 18वें दिन की कथा उसमें वर्णित है, प्रभु के मृत्यु से समापन होता है उस नाटक का, वह गीति नाटक, यह नाटक यदि छोड़ते हैं तो पूरे साहित्य में उनके रोमांस दिखाई देता है। उनका प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा 1952 कौशोर भावुकता से भरा पड़ा है।
यानी धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह जो है वह ठंडा लोहा 1952 में प्रकाशित होता है और उसमें कौशोर भावुकता से भरा पड़ा है, यानी जो किशोर भावुकता होती है, किशोर मन की जो भावुकताएं होती है उससे भरा पड़ा हुआ है ठंडा लोहा नामक काव्य संग्रह। उसका ही एक उदाहरण, अगर मैंने किसी के ओठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नयन के बादल कभी चूमे, अगर मैंने किसी की मदभरी अंगड़ाइयाँ चूमी, अगर मैंने किसी की सांस की पुरवाइयाँ चूमी। 7 गीत वर्ष में उन्होंने अपनी कौशोर भावुकता को भी तोड़ने की कोशिश की है। यानी उनका जो दूसरा एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह सात गीत वर्ष, इसमें उन्होंने खुद के जो किशोर मन की जो भावुकता होती है उस भावुकता को तोड़ने की छोड़ने की बात कही है। वह किशोर भावुकता को तोड़ते हुए वह लिखते हैं, प्रभु इस रस को, इस नए रस को क्या कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की आसक्ति, जिसमें निवेदन की विरक्ति नहीं, जिसमें बाहों के फूलों जैसे बंधन के आकुल परिभंब गाढ़ी तन्मयता के क्षण में भी ध्यान कहीं और चला जाता है। यानी वह प्रभु से कहते हैं कि यह किस प्रकार की अवस्था है कि मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। यद्यपि कवि ने यह नहीं बताया है कि वह कहीं और कहाँ है, फिर भी वह श्रृंगार की आसक्ति के परे जीवन की सार्थकता की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। दायित्व की खोज यही से समारंभ होती है। प्रमथु गाथा, अभी उसका उनका अनेक काव्य संग्रह है। प्रमथु गाथा इस संग्रह की एक लंबी कविता है। प्रमथु गाथा एक यूनानी मिथक है। प्रमथु स्वर्ग स्थित द्योपितर के आकाशचुंबी महलों से मनुष्य के हित में अग्नि चुरा लाता है। द्योपितर से प्रथमतु को कठोर दंड देने का निश्चय किया। प्रथमत्यु को एक शिलाखंड से बांध दिया गया। उसके हृदय पिंड को नोच नोच कर खाने के लिए बूढ़े गिद्धों को तैनात कर दिया गया, जिसमें प्रथ्युम, द्योपितर, जनसाधारण अग्नि आदि अपना अपना वक्तव्य देते हैं। प्रथ्युम को विश्वास है कि उसकी पीड़ा की करुणा हर व्यक्ति की है, में एक पृथ्वी पैदा करेगी। यह विश्वास एक रोमानी व्यक्तिवाद ही है। इतिहास का विरोध करते हुए यह एक स्थान पर कहता है कि, यानी वह पृथ्वी जो है इतिहास का विरोध करते हुए कहता है, कूड़े सा हमको तजकर तट के पास मंथर गति से बढ़ जाएगा। इतिहास सामूहिकता भी केवल साबित होगी जिस दिन छल अपनी वैयक्तिकता हार क्या पाएंगे, प्रभु हम क्या पाएंगे। यहाँ पर भारती ने एक विश्वासप्रद प्रश्न उठाया है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के अपने खतरे है तो सामूहिकता के अपने सामूहिकता को कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि यह सारे अन्यायों, अत्याचारों, शोषणों को ध्वस्त कर दे। व्यक्ति स्वातंत्र्य के अभाव में सामूहिकता एक छलावे के रूप में आ जाती है। यानी जो व्यक्ति स्वातंत्र्य की जब बात होती है तब सामूहिकता जो है वह छलवे यानी मिटने के कगार पर आती है। इसलिए आज जनतांत्रिक समाजवाद की बात उठाई जा रही है। टूटा पहिया में, अभी टूटा पहिया यह एक उनका ग्रंथ है धर्मवीर भारती का। वे वैयक्तिकता का समर्थन करता हुआ कवि कहता है, यानी टूटा पहिया नामक कविता संग्रह में, टूटा पहिया ग्रंथ में धर्मवीर भारती जो है वह वैयक्तिकता का समर्थन करते हैं और वह समर्थन करते हुए वह लिखते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। यह महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है और टूटा पहिया ग्रंथ से धर्मवीर भारती का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि वैयक्तिकता की झूठी पड़ जाने पर सच्चाई किसका आश्रय होगी।
कनुप्रिया अपनी संरचना में अत्यंत आकर्षण बन पड़ी है। धर्मवीर भारती का और एक कविता संग्रह कनुप्रिया, वह एक आकर्षक बन पड़ी है, अत्यंत अपनी खुद की संरचना में अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। इसमें संदेह नहीं है कि इसमें भी इतिहास की गति को एक छलावा माना गया है। महाभारत के बाद कल्पना की गई है कि युद्ध की थकान से व्याकुल कृष्ण किसी आंचल की छाया में विश्राम पाने के लिए लौटेंगे। वह आंचल राधा का होगा। मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़िग खड़ी हूँ, कनु मेरे। यानी वह राधा कह रही है कृष्ण से। कृष्ण जो है वह महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर, महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जो है वह थक गए होंगे और उसको कृष्ण को विश्राम करने की आवश्यकता है। ऐसा सोचकर राधा कहती है कि मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर, यानी कठिन परिस्थिति में मैं मोड़ पर खड़ी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़िग खड़ी हूँ, कनु मेरे। यानी मैं तुम मेरे आंचल में विश्राम करने के लिए आने के लिए वह राधा जो है वह उसकी राह देख रही है कृष्ण की। कहना न होगा कि कवि की कनुप्रिया इतिहास के विरोध में खड़ी है। यानी यह मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़िग खड़ी हूँ, कनु मेरे, यह जो है कनुप्रिया नामक ग्रंथ की कथन है। राधा कृष्ण से कहती है, वैयक्तिकता पर एकांतिक बल देने के कारण किसी के आंचल की छाया में ही विश्राम मिलता है। अभी यहाँ पर दूसरे जो कवि है वह हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो 1927 में उनका जन्म होता है। कुंवर नारायण चिंतक कवि हैं। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाता, निम्न में से चिंतक कवि कौन है? धर्मवीर भारती, आगे कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह है। तो कुंवर नारायण यह चिंतक कवि है। यह कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि है और कवि वक्तव्य से यह पुष्ट हो जाता है। चक्रव्यूह उनका पहला काव्य संग्रह, यानी कुंवर नारायण का चक्रव्यूह यह पहला काव्य संग्रह है। परिवेश, हम तुम दूसरा और आत्मजयी एक चिंतन परक प्रबंध विधान है। यानी परिवेश यह उनका दूसरा काव्य संग्रह है। हम तुम यह दूसरा काव्य संग्रह है। परिवेश और हम तुम यह दूसरा काव्य संग्रह है। आत्मजयी एक चिंतन परक प्रबंध विधान है। यह परिवेश हम तुम को बीच से हटा दिया जाए तो उसके चिंतन का विकास देखा जा सकता है। फिर भी चक्रव्यूह से आत्मजयी तक की यात्रा को विकास न कहकर छलांग कहना अधिक औचित्यपूर्ण है। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण कथन है। फिर भी चक्रव्यूह से आत्मजयी तक की यात्रा को विकास न कहकर छलांग कहना अधिक औचित्यपूर्ण है। यह बच्चन सिंह का कथन कुंवर नारायण के प्रति है। तीसरा सप्तक में कवि का कहना है कि, यानी तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण कहते हैं कि राजनीतिक मताग्रह कविता की समझदारी का बाधक है, उसे साहित्यिक स्तर पर देखना चाहिए। यानी कुंवर नारायण तीसरा सप्तक में क्या कहते हैं कि राजनीतिक मताग्रह कविता की समझदारी का बाधक है, उसे साहित्यिक स्तर पर देखना चाहिए। कविता में अनुभव के प्रति तीव्र और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया आवश्यक है। कवि को वैज्ञानिक की तरह तटस्थ होकर अन्वेषी प्रश्न उठाना चाहिए। पास्कल का एक वाक्य उद्धृत करता हुआ कवि कहता है, यानी जो पास्कल नामक जो विद्वान है उसका एक वाक्य बताते हुए कुंवर नारायण जी कहते हैं, अंततर विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। उस मूल संवेदना का आरंभ है जहाँ मनुष्य अपने को मृत्यु की निश्चित और बाद की अनिश्चित संभावनाओं के बीच बिल्कुल अकेला पाता है, जहाँ वह अपने अल्प और आसार जीवन को आने वाले महाशून्य के संतुलन में विचारता है। जहाँ मैं क्या करूँ, जहाँ मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ का चीर अप्रस्तुत प्रश्न जीवन की हर अवस्था को रोंदता रहता है। इस उदाहरण से उसका काव्यात्मक दृष्टिकोण क्रिस्टल की तरह स्पष्ट इस वक्तव्य में आत्मजयी के बीज भी मिल जाते हैं। चक्रव्यूह में रहना आदमी की नियति है तो उसे तोड़ना उसका धर्म। यानी जो चक्रव्यूह काव्य संग्रह में कुंवर नारायण कहते हैं कि
रहना आदमी की नियति है तो उसे तोड़ना उसका धर्म। यानी रहना जो है वह आदमी की नियति है, मनुष्य की नियति है, और उस नियति को तोड़ना मनुष्य का धर्म है। यह चक्रव्यूह काव्य संग्रह में है। चक्रव्यूह काव्य संग्रह का केंद्रीय कथ्य यही है, मैं नवगत का वह अजित अभिमन्यु है, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित, अपरिचित जिंदगी के व्यू में फेंका हुआ उन्माद बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयानंद। जहाँ पर जिंदगी का ही चक्रव्यूह नहीं है, कविता की भी बंधी हुई पंक्तियाँ हैं। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इससे अलग हटकर पूरी तटस्थता से कवि आज की मौलिक समस्याओं में तह में घुसता है। चक्रव्यूह में ही वह कहता है, अभी चक्रव्यूह में कुंवर नारायण कहते हैं कि पूज्य मिट्टी है मगर पत्थर नहीं, कर्म होगी आदमी बंजर नहीं, मत इंसान को शीशु मेघों से घेरो, उसे पूरी तरह तम से निकालने दो, आँक लेना वह पनप कर विष का विस्तार अपनी अस्मिता में, सिर्फ उसकी बुद्धि को हर दास्ता से मुक्त रहने दो। यह चक्रव्यूह काव्य संग्रह में यह पंक्तियाँ है और धर्मवीर भारती के मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। पूज्य मिट्टी है पर पत्थर नहीं, यानी पूजने योग्य मिट्टी है लेकिन पत्थर नहीं है। कर्म योगी आदमी बंजर नहीं, मत इंसान को शीशु मेघों से घेरो, उसे पूरी तरह तम से निकालने दो, आँक लेना वह पनप कर विश्व का विस्तार अपनी अस्मिता में, सिर्फ उसकी बुद्धि को हर दास्ता से मुक्त रहने दो। दास्ता से मुक्त होकर, दास्ता चाहे विचारधारा की हो या काव्य परंपरा की, व्यक्ति सत्य के सही अन्वेषण के निकट पहुंच सकता है। परिवेश हम तुम में, अभी जो उनका अगला काव्य संग्रह है वह है परिवेश हम तुम में आत्मा अन्वेषण की उतनी ललक तो नहीं है, पर चक्रव्यूह से निकलकर वह जीवन के सर्जनात्मक लक्ष्य की ओर संकेत करता है। यानी परिवेश हम तुम में वह जीवन का सृजनात्मक की ओर ध्यान देते हैं। उसमें कहते हैं कि या तो ब स की तरह बेसबब जीना है, या सुकरात की तरह जहर पीना है। वह समूह के साथ रहने का किताबी दावा नहीं करता, पूरी ईमानदारी से कहता है। यानी कुंवर नारायण पूरी ईमानदारी से कहते हैं, मैं समूह से विच्छिन्न हूँ क्योंकि कुछ भिन्न हूँ। यानी यह परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है, मैं समूह से विच्छिन्न हूँ क्योंकि कुछ भिन्न हूँ। यह कुंवर नारायण की पंक्ति है, याद रखिए। मुक्तिबोध उसे पीड़ित विवेक चेतना का कवि कहते हैं। यानी कुंवर नारायण को मुक्तिबोध पीड़ित विवेक चेतना का कवि कहते हैं। या मुक्तिबोध ने पीड़ित विवेक चेतना का कवि किसे कहा है, तो कुंवर नारायण को कहा है। या ऐसा ही पूछा जाता है कि पीड़ित विवेक चेतना का कवि मुक्तिबोध ने किसको कहा है, तो कुंवर नारायण को। आत्मजयी में इसी चेतना की अभिव्यक्ति है। आत्मजयी की कथावस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। यानी आत्मजयी ग्रंथ की जो कथा वस्तु है वह कठोपनिषद पर आधारित है, और कठोपनिषद में जो यम नचिकेता की कहानी है उस पर आधारित है। उपनिषद काल वैदिक काल के भौतिकवाद के विरुद्ध एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। इस वर्ती में भी भौतिकता के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, किंतु इसे जीने की सार्थकता या सृजनात्मकता से जोड़कर आधुनिक बना दिया गया है। नचिकेता को अपने पिता के वैभव और हिंसा के घृणा है। यानी नचिकेता जो है वह नचिकेता को अपने पिता का जो वैभव है, वैभव से हिंसा है, घृणा है, क्योंकि इससे जीवन की सार्थकता नहीं मिल सकती। पिता वाजश्रवा विवाद करते हुए पुत्र को शाप देता है। मत्सवे ल ददामी, नचिकेता प्रश्नाकुल हो उठता है। प्रच्छाओं से भरा हुआ ये चीज़ें मेरी है, संबंधी मेरे है, धराधाम सखा बंधु पिता, नाम वर्तमान मुझ में है, मेरे है, अनजाने पहचाने, माने बेमाने, सब मेरे है, मैं सबका हूँ। यह जो है यह आत्मजयी
कविता की पंक्तियाँ हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ की प्रतिध्वनियाँ बार बार उठती रहती है। इसी को वह अस्तित्व बोध कहता है। यानी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसी इसी को अस्तित्व बोध कहते हैं। नचिकेता आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन विफल होता है। स्वप्न अवस्था में भूत और भविष्य देखता है। यम से साक्षात्कार होता है। यह कहता है शक्तिशाली प्रकृति मेरे अनुकूल हो। मनुष्य कहता मुझे समृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, यश प्रसिद्ध चाहिए, स्वर्ग की निधि चाहिए। चाहिए, बोल नचिकेता मुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। यानी वह यम बोल रहा है। इन्हें अस्वीकार करके वह आत्मज्ञान मांगता है। यानी सब कुछ जो वैभव है उसको अस्वीकार करता है नचिकेता और वो कहता है कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। मांगता है, पाता है इसी मितक के सहारे। भीतर बैठ कर यह ज्ञान प्राप्त करता है। यानी वह जो आत्मज्ञान जो है वह प्राप्त करता है। अब वह मृत्युजय हो जाता है। यानी मृत्युजय यानी मृत्यु पर विजय पाता है। यह आत्मज्ञान अपौनिवेशिक आत्मज्ञान से भिन्न नहीं है। भौतिक जीवन के विरोध में यह आधुनिक हो जाता है। लेकिन वह क्या है? एक विराट अमृतन मुक्तिबोध शीर्षक के अंतर्गत कवि कहता है। यानी मुक्तिबोध जो कविता है वह कुंवर नारायण की है, याद रखिए। और उसमें कवि कहता है अपनी अपूर्व रचना में एक कलाकार ईश्वर की तरह अनुपस्थित अथवा समय में दीव केवल आत्मा अमरत्व और आचार्य महाशून्य में निर्वासित अपने ही सपनों को गिराता बनाता घातक श्रद्धाओं के बीच नैसर्गिक अनुपम अद्वितीय। इस पर अस्तित्ववाद का प्रभाव नहीं के बराबर है। यानी जो आत्मजयी है, आत्मजयी ग्रंथ पर अस्तित्ववाद का प्रभाव नहीं है। कुछ जगहों पर अस्तित्ववादी शब्दावली अवश्य है, पर अस्तित्ववादियों का मृत्यु बोध प्रामाणिक जीवन बोध यहाँ नहीं है। न हेडेगार के अर्थ में न कामों के अर्थ में आत्मा की स्वायत्तता और आत्मज्ञान उपनिषदों का विदेहवाद है। शरीर सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष यह आत्मवाद, सार्वभौम आत्मवाद आज के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाता है। यह आत्मवाद आगे के आत्मवाद के आसपास पड़ता है। भाषा शैली पर भी आगे का प्रभाव है। यानी कुंवर नारायण की भाषा जो है वह आगे की भाषा से प्रभावित है। नैसर्गिक अनुपम अद्वितीय कहीं कहीं मुक्तिबोध के बिंबों जैसे भयानक बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। अपने सामने की कविताएं समय संदर्भित होने के कारण सार्थक और प्रासंगिक है। रूपात्मक नव्यता के चक्कर में पड़ना उसे गवारा नहीं है। अभी यहाँ से जो दूसरे कवि है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में होता है और वह उनकी मृत्यु 1983 में होती है। सर्वेश्वर दयाल ने अपने को हिंदी किसी दल विशेष, राजनीतिक दल विशेष से स्पष्टता बाधा नहीं। यानी वो किसी राजनीतिक या किसी दल के नहीं थे। इसका अर्थ नहीं है कि वे दल विशेष के विरुद्ध नहीं है। यानी वो किसी दल के विरुद्ध में नहीं थी। उनका जो काव्य संग्रह था वह कांट की घटिया में संग्रहित एक कविता, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा। यह बहुत बार परीक्षा में सम्मिलित कीजिए में प्रश्न पूछा है कि काफ़ी हाउस में मेलोड्रामा सम्मिलित करने में जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह रचना है, याद रखिए। और यह कांट की घटिया में संग्रहित कविता है। दल विशेष के विरुद्ध लिखी गई। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी जो रचना है, कविता है, वह दल विशेष के विरुद्ध में लिखी गई थी। तो काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा यह लिखी हुई है एक दल विशेष के विरुद्ध में। बचो उनसे बचो जो मुर्दा हाथ गिनकर युग निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। बचो उनसे बचो जो लकड़ी की टांगों पर दौड़कर मानव प्रगति का इतिहास लिखने में लगे हैं। इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं है। यानी वहाँ मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाने योग्य पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ सर्वेश्वर दयाल की कांट की घटिया नामक संग्रह में संग्रहित कविता काफ़ी हाउस में एक ड्रामा की पंक्तियाँ हैं। बचो उनसे बचो जो मुर्दा हाथ
गिनकर युग निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। बचो उनसे बचो जो लकड़ी की टांगों पर दौड़कर मानव प्रगति का इतिहास लिखने में लगे हैं। इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं है। यह उन्होंने किसान मजदूर जीवन तथा व्यवस्था के विरुद्ध में बहुत सी कविताएं लिखी है। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन किस विषय पर कविता लिखी है? तो किसान और मजदूर के जीवन की व्यथा को लिखा है उन्होंने। कांट की घटिया, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुनाऊ नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, उनके काव्य संग्रह। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कौन कौन से काव्य संग्रह है? कांट की घटिया परीक्षा में पूछा गया है। बांस का फूल यह भी पूछा है। एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुनाऊ नदी तो बहुत बार पूछा गया है। जंगल का दर्द और खुटियों पर टंगे लोग। यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है और इस पर सुमिलित कीजियों में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उनके काव्य संग्रह के नाम मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह है कांट की घटिया, द्वितीय काव्य संग्रह है बांस का फूल, तृतीय काव्य संग्रह है एक सुनी नाव, चतुर्थ काव्य संग्रह है गर्म हवाएं, पंचम है कुनाओ नदी और छठवां है जंगल का दर्द और अंतिम सप्तम है खुटियों पर टंगे लोग। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। कवि का दावा है। अभी कवि क्या कहते हैं? मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह प्रश्न 2021 में नेट के परीक्षा में पूछा गया था। सुमिलित कीजिए में यह पंक्ति दी हुई थी, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्ति दी थी और यह ऐसे बहुत सारे जयशंकर प्रसाद, अन्य धर्मवीर भारती या ऐसे एक 5-4 लेखक दिए थे, कवि दिए थे और इधर उनकी पंक्तियाँ दी थी और उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी थे और एक तरफ इनकी यह भी पंक्ति थी कि मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ। एक दूसरे स्थान पर वह पुनः लिखता है, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हरे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यानी 2021 में वह मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो अब यह पूछा जा सकता है कि अगला उसके कि लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हरे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे निर्मित पंथ प्यारे हैं। यहाँ पे यह पंक्ति पूछी जा सकती है, पर उसकी कविता में ऐसा नयापन नहीं मिलता जो अपनी कोई विशिष्ट पहचान बनाता हो। जहाँ तक पंथ का प्रश्न है, वह जिस बिंदु से आरंभ होता है उसी बिंदु पर लौटता है। आरंभ में कुछ प्रेम कविताएं अपनी सहजता में आकर्षण बन पड़ी। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कुछ प्रेम कविता भी लिखी है। उन प्रेम कविताओं के नाम है चार नयन मुस्काए, खोए, भीगे फिर पतराए, कितनी बड़ी विवशता जीवन की कितनी कह पाए। यानी यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रेम कविता है वह उन कविताओं में प्रथम है चार नयन मुस्काए, दूसरा है खोए, तीसरा है भीगे फिर पतराए, कितनी बड़ी विवशता जीवन की कितनी कह पाए। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रेम कविताएं हैं। अह से मेरी बड़ी हो, यानी यह भी कविता जो है यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण कविता है। अह से मेरी बड़ी हो भी एक सरस कविता है। जब भी वह जटिलता पैदा करना चाहता है तब कविता विकृत हो जाती है। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग कि चलो चलो घूम आए कविता। राजनीतिक कविताओं में व्यंग का प्राधान्य, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो राजनीतिक कविता है उसमें व्यंग है। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे सीना फुलाए, प्रौढ़ शिक्षा में भी एक राजनीतिक व्यंग है। उसके खुरदरे हाथों में रख दी गई एक चिकनी किताब, उसने उसे सिर से लगाया और सारा घर खोज आया, पर उसे रखने के
योग्य स्थान उसे नहीं पाया। यानी जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वो राजनीतिक व्यंग कसते हैं। सर्वेश्वर की कविता में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, न व्यक्ति और समाज का और न अपनी ही आत्मा और बुद्धि का, न ही अंतर और बाह्य का। अंत सारी कविताएं सरलीकरण की पद्धति पर रची दिखाई पड़ती है। भाषा में मित कथन का अभाव है, एक प्रकार की स्मृतिमयता है, ग्रामीण परिवेश है और ग्राम्य लय के बावजूद रूपात्मक अन्वेषण भी है। अभी यहाँ से जो दूसरे कवि है वह है रघुवीर साय। रघुवीर साय का जन्म 1929 में होता है और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है। तो रघुवीर साय का जन्म 1929 में होता है और उनकी मृत्यु 1990 में होती है। अपनी भाषा, कला, सजगता, सामाजिक सरोकार और विशिष्ट अभिव्यंजना प्रणाली के कारण अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यानी रघुवीर साय की एक अलग पहचान क्या है? अपनी खुद की भाषा, कला, सहजता, सामाजिक सरोकार और विशिष्ट अभिव्यंजना, यह उनकी एक अलग पहचान बनाती है। दूसरा सप्तक और सीढ़ियों पर धूप, यानी रघुवीर साय जो है वह दूसरे सप्तक के कवि है और उनका जो सीढ़ियों पर धूप यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और प्रथम काव्य संग्रह है कि कविताओं पर रोमान का प्रभाव है। यानी सीढ़ियों पर धूप इस कविता संग्रह में जितनी भी कविताएं संग्रहित है उनमें रोमान का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु शेष काव्य संग्रह यानी उनके अन्य काव्य संग्रह, सीढ़ियों पर धूप यह तो प्रथम काव्य संग्रह है। इसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। लोग भूल गए हैं और कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ में रोमांच से मुक्त होकर वे नए कला प्रयोगों तथा गंभीर समस्याओं से उलझते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है। अभी जो है रघुवीर साय कहते हैं, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक डहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। ये रघुवीर साय की महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक डहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। देश के स्वतंत्र होते ही हमारे साहित्य का ध्यान गांवों की ओर गया। कविता, कहानी, उपन्यास में उसके टटके चित्र खींचे गए जो गुप्त जी के आहा ग्राम में जीवन भी क्या है, भावनामयता से भिन्न और अनुभूतिपरक है। साय के गांव अपने गांव मालूम पड़ते हैं। यानी जो रघुवीर साय ने जो गांव का चित्रण किया है वह भी खुद के गांव पते हैं। बसंत पहला पानी सायंकाल इसके प्रमाण है। यहाँ चंचल पग दीप शिखा के धर बसंत नहीं आता, न चित्र शोभन भी सिपंख खोलकर घाटी उड़ने को होती है। गांव का बसंत सरसों के फूलों, फसलों के गदराए तने, गेहूं गालों और गदराए फसलों में आता है। पहला पानी के टकटके अछूते बिंब अन्यत्र नहीं मिलेंगे। दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई हो गई ढुमुक कर खड़ी पकड़िया के नीचे और संध्याकाल आगे आगे गोरू जिनकी चिकनी पोठों पर सांझ पिछल कर चमक रही। सीढ़ियों पर धूप में, अभी जो उनका जो पहला काव्य संग्रह है रघुवीर साय का सीढ़ियों पर धूप, उस काव्य संग्रह में एक अनाहत जीवी विषा, मध्यवर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबनाएं चित्रित है। सीढ़ियों पर धूप यानी सीढ़ियों पर टंगे लोग, यह नहीं है। सीढ़ियों पर जो धूप काव्य संग्रह है वह रघुवीर साय का है और इसमें जो है मध्यवर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबनाएं जो है इसका चित्रण किया है। आत्महत्या के विरुद्ध जो 1967 में प्रकाशित होने पर महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रस्तुति होती है। यानी जो रघुवीर साय के प्रसिद्धि का जो काव्य संग्रह है वह है आत्महत्या के विरुद्ध, जो 1967 में प्रकाशित होता है। यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले विटनिकों और अकविता
वादियों के विरुद्ध भी, यानी यह जीवन की आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है, साहित्य की आत्महत्या या साहित्य की आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध में, अकवितावादियों के विरुद्ध में भी है। वह लोकतंत्र की विडंबनाओं से सीधे साक्षात्कार करता है। वे विडंबनाएं नेहरू युग के बाद की विडंबनाएं हैं। उनमें से कुछ नेहरू युग में ही पैदा हुई थी और कुछ नेफा की पहाड़ियों की ओर से आई थी लोकतांत्रिकता। बुरा हाल था, कवि ने अपने वक्तव्य में लिखा है। अभी कवि लिखते हैं कि लोकतंत्र बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच घाप चाप लिया है। यानी वह रघुवीर साय की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वह है, लोकतंत्र बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाप लिया है। यह रघुवीर साय का कथन है। लोकतंत्र के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए, यानी जो लोकतंत्र के रक्षक करने वाले ही लोकतंत्र का भक्षक कर रहे, शिकार कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व मुसद्दीलाल कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग से लोकतंत्र का एक ठोस बिंब उभरता है। इस संज्ञा का प्रयोग राजकमल चौधरी पहले ही कर चुके थे। उनकी देखा देखी धूमिल ने भी इसे अपनाया। मुसद्दीलाल ने नेहरू युग के औजारों की मरी हुई चूड़ियों का इजाफा किया है। बहुत सी समस्याओं के मूल में मुसद्दी लोग ही है। हर बीमारी का कारण मुसद्दी है। मुसद्दी खुश है तो बीमारी भी गायब। आदमी रोज रोज एक दर्जा नीचे होता जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन बोलने से कुछ न तो कुछ होगा ही, यानी बोलने से कुछ ना कुछ होता ही है या कुछ ना कुछ मार्ग निकलता ही है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट एक बार सही तरह। यानी ये रघुवीर साय की पंक्ति है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, यानी मैं बोलूँगा तो कुछ ना कुछ होगा। और कुछ ना कुछ बोलने से क्या होता है, जो टूट है मन का, जो तिलस्म है, सत्ता है, वह मेरे अंदर एक कायल टूटेगा, यानी मेरे अंदर का जो कायल है वह कायल टूटेगा या आवाज़ उठाने के लिए आगे आएगा बोलने से। वह कविता में बेमतलब गुर्राने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक सीमा के बाद सिर उठाना ही पड़ता है, यानी एक मर्यादा के बाद सहन करने की एक मर्यादा होती है और वह मर्यादा के बाद आवाज़ उठानी ही पड़ती है। प्रार्थना में नमित रहकर ज़रूरत भर जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। यानी वह उनकी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि रघुवीर साय की, प्रार्थना में नमित रहकर ज़रूरत भर जब सिर उठाया तब सुबह हो गई। यानी जब प्रार्थना करने बैठे और जब प्रार्थना करने में वो शांत रहा और फिर सिर उठाने की ज़रूरत हुई तो सुबह हो गई, यानी वह प्रार्थना छूट गई। डाल पर ठहरा हुआ है खींचा फूल गुलाब का, पर एक व्यक्ति स्वतंत्र भी समष्टि की सापेक्षता में अर्धवान होता है। अपने आप एक सीमित होने पर उसके अंदर के कायल की जगह वह स्वयं टूट जाएगा। इस संग्रह में व्यंग्य को हथियार के रूप में प्रयोग किया है। किंतु उनमें वह धारणा ही है जो निराला और नागार्जुन में विषय वस्तु का भी संकोच, यानी निराला में व्यंग, कुकुरमुत्ता में व्यंग करते हुए नागार्जुन ने जो व्यंग किया है, कठोर एक धारदार व्यंग किया है, उस प्रकार का व्यंग रघुवीर साय के कविताओं में दिखाई नहीं देता। हंसो जल्दी हंसो, यह भी उनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। यह जो है आपातकाल से संबंध कविताओं का संग्रह, यानी हंसो जल्दी हंसो, यह आपातकाल से संबंधित कविताओं का संग्रह, जो आपातकाल के आधार पर लिखी हुई कविताएं थी रघुवीर साय की, वह उनका संग्रह हंसो जल्दी हंसो काव्य संकलन में संकलित है। उनके सभी संकलनों में भूमिकाएं हैं। कुछ कहा गया है, सिर उठाया गया है, इस संग्रह में कोई भूमिका नहीं है। यानी रघुवीर साय के किस काव्य संग्रह में भूमिका नहीं है, तो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में भूमिका नहीं है, याद रखिए। कभी मौन है, बोलने की मनाही है। व्यक्ति स्वतंत्र के अभाव में केवल हंसा जा सकता है, क्योंकि हंसी में शब्द नहीं होते।
आत्महत्या के विरुद्ध में एक शब्द अन्वेषी छात्र मारा गया था। यानी जो आत्महत्या के विरुद्ध में जो एक शब्द जो बोलता है वह जो छात्र था वह मारा गया था। कवि कहता है, हंसो पर चुटकुलों से बचो, किंतु इससे वह सोए नहीं बच पाता। इस हंसी से आपातकाल की त्रासदी स्थितियाँ रचनात्मक स्तर पर नहीं उभरती और व्यंग्य सपाट बयानी में बदल जाता है। यानी कवि कहता है, जो रघुवीर शाह है वह कहते हैं कि हंसो पर चुटकुलों से बचो। यानी जो चुटकुले होते हैं, जोक्स होते हैं, उसके बचो। हंसो लेकिन चुटकुलों से बचो, जो जोक्स होते हैं उससे बचो। लोग भूल गए हैं 1982 का मूलाधार भी व्यंग्य और विडंबना है। यानी रघुवीर शाह का जो दूसरा जो ग्रंथ है वह है लोग भूल गए हैं। वह 1982 में प्रकाशित होता है और उसका मूलाधार भी व्यंग्य और विडंबना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो की सपाट बयानी में व्यंग्य उसी का हिस्सा बन जाता है, इसलिए उसका कला पक्ष संवर नहीं पाता। लोग भूल गए हैं में कवि लिखता है, अभी लोग भूल गए कविता में काव्य संग्रह में कविता में रघुवीर शाह लिखते हैं, जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जहाँ कला बहुत है आगे है वहाँ परिवर्तन नहीं होगा। पर इस संग्रह में वह कला के प्रति अधिक सचेत है। यानी लोग भूल गए में कला के प्रति रघुवीर शाह सचेत है। पहले संग्रहों की अपेक्षा इसमें विषय का विस्तार भी है और व्यंग्यात्मक धार भी है, किंतु बयानों की वक्तव्यों की भी कमी नहीं है। लोग जो भूल गए हैं शाह उनकी याद दिलाते हैं, उनकी स्मृति से कुछ संभव है। कवि लिखता है, आगे चलकर रघुवीर शाह लिखते हैं, हम उपन्यास में बात मानव की करेंगे और कभी बता नहीं पाएंगे। सूखी टांगे घसीट कर खंबे के पास में आकर बैठे हुए लड़कों के सामने। यानी वह रघुवीर शाह का कथन है और काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसका कथन है कि हम उपन्यासों में बात मानव की करेंगे और कभी बता नहीं पाएंगे। सूखी टांगे घसीट कर खंबे के पास में आकर बैठे हुए। यानी वह कहते कि हम उपन्यासों में मानव की बात करेंगे लेकिन मानव की समस्याएं नहीं बताएंगे। लड़कों के सामने तल के का अर्थ मानव की बात तभी होगी जब तसले का अर्थ सही अर्थ बताया जाए। यानी तसले का अर्थ यदि सही बताया जाए तभी मानव की बात होगी। यहाँ बहुत कला नहीं है लेकिन कला है, इसलिए यह गहन अर्थवता भी है। सीढ़ियों पर धूप की अकवितावादी स्त्री इस संग्रह में बदल गई है। यानी जो सीढ़ियों पर जो धूप काव्य संग्रह है रघुवीर शाह का, इसमें जो अकवितावादी स्त्री है उसका रूप उसका जो संग्रह बदल दिया गया है। नवधन्याद्यों की अपसंस्कृति और प्रगति विरोधी कला चेतना का खूब पर्दाफाश किया गया है। पर एक धनी नफरत वाली कविता बयान हो जाती है। अब बया महबूबा पर महबूबा था कैसे लिखूं, एक व्याकरणिक चमत्कार या खिल्लिंदड़ापन में बदल जाता है। शाह का 5वां काव्य संग्रह है। अभी रघुवीर शाह का 5वां काव्य संग्रह कौन सा है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, जो 1989 में प्रकाशित होता है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ लोग भूल गए हैं का अगला चरण है। यानी जो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह का अगला चरण क्या है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, जो 1989 में प्रकाशित होता है। इसमें कवि का परिचित संसार कुछ व्यापक हो गया है और कला अधिक परिकृष्ट और परिपक्व। घुटन के बाहर गद्य कविता में वह लिखता है, अभी गद्य कविता में रघुवीर शाह लिखते हैं, मेरा सृजनात्मक सुख यह जानने में है कि मैंने अपने को कहाँ तोड़कर एक नई बस्ती बनाई है, और यदि यह भी कमोवेश देख सकूं कि वह नई सृष्टि मेरी पुरानी बस्ती को उजागर बनी है तो क्या कहने। इसमें संदेह नहीं कि यह नई बस्ती पुरानी बस्ती से भिन्न है। इमारतों की डिजाइनें नई है, इसमें तरह तरह के जाने अनजाने, परिचित अपरिचित, आत्मीय अआत्मीय चेहरे हैं। इस सामाजिक दबावों को वह रचनात्मकता में बदलता है। रचनात्मकता और आज़ादी पर्याय है। समता की लड़ाई और कविता दोनों का संबंध मानवीय उत्कर्ष से है। नए रागात्मक मानवीय संबंधों की तलाश से है। पतन के विकल्प की जागृति है। लेखक ने स्वयं लिखा है, अभी स्वयं रघुवीर शाह ने लिखा है, यह किताब अधिक संगठित है,
कौन सी किताब अधिक संगठित है? तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, यह जो किताब है वह एक अधिक संगठित है। सही लिखा है। वह अपने मजनू मजनू मोमो को जब जब पढ़ता है कुछ पन्ने अपारदर्शी हो जाते हैं। यानी वह बच्चन सिंह ने लिखा है। बच्चन सिंह कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इस ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं। अंग्रेजी की शब्दावली में यह एविन्यूटी है, वह पहले ही लिख चुका है। कहीं कहीं नहीं है, भ्रांति वही है सबसे कम काव्य। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं, भ्रांति क्या है? भ्रांति जो वही है जो सबसे कम काव्य है। कविता में वास्तविकता नहीं, उसकी भ्रांति ही तो होती है। यानी कविता में वास्तविकता नहीं, भ्रांति होती है वास्तविकता की। छायावादियों और प्रगतिवादियों पर आत्महत्या के विरुद्ध में वह टिप्पणी कर चुका है। यानी रघुवीर साय ने छायावाद और प्रगतिवादियों पर किस ग्रंथ में टिप्पणी की है? तो आत्महत्या के विरुद्ध ग्रंथ पर ग्रंथ में रघुवीर साय ने छायावादियों पर और प्रगतिवादियों पर टिप्पणी की है, टीका की है। कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। यानी यह रघुवीर साय का कथन है आत्महत्या के विरुद्ध में, और इसमें वह छायावादियों पर और प्रगतिवादियों पर व्यंग करता है। यह फिर से मैं पढ़ता हूँ। कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर वह गान देता है। छायावादी जो है वह दुख सहन करने के बावजूद भी एक गीत लिखते थे। और कितना कुशल है प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। यद्यपि यह छायावादी प्रयोगवाद प्रगतिवादी का सरलीकरण है, पर इसका धंतव्य महत्वपूर्ण है। इस सत्कर्ता से ही यह संग्रह अधिक संगठित बन पड़ा है। संस्कृति के हत्यारे के अतिरिक्त अध्यापक मरघट, कैंसर, कविता का नक्शा, फूट, दयावंती का कुनबा, अखबार वाला, साइकिल रिक्शा आदि नए हैं। अध्यापक पर किया गया व्यंग सामान्यतः सच, धारदार और रचनात्मक है। यानी रघुवीर साय ने अध्यापक पर व्यंग किया है, साइकिल रिक्शा वाले पर किया है, अखबार वाले पर किया है, इस पर उन्होंने व्यंग किया है। लेखकों को वह हत्यारों का साक्षीदार कहता है, क्योंकि अब कविता की पीड़ा में आतंक नहीं है। साय जैसे सचेत कवि कविता की पीड़ा में आतंक की अनुशंसा करते हैं, जो आश्चर्य होता है। आतंक चाहे जीवन में हो या कविता में अनर्थकारी होता है। यानी आतंक चाहे कविता में हो या जीवन में वह अनर्थकारी होता है, वो उसका कोई अर्थ नहीं होता। मरघट, कैंसर, दयावंती का कुनबा, पिछड़े की गली, महफिल में सितार, घुटन के बाहर आदि वस्तु और विन्यास दोनों में नए हैं। मरघट के कई पत्ते हैं। पत्ता पूछने पर दो लड़के आपस में कहते हैं। यानी जो मरघट नामक जो रचना में दो लड़के हैं और वह पत्ता पूछते हैं तो और दो आपस में कहते हैं, हाँ रामजस वही हम पढ़ते हैं, मरघट वहीं पर है। किसी अन्य ने बताया, मरघट मरघट मैं वही जा रहा हूँ। यानी एक बताता है कि हाँ मरघट हम वही पढ़ते हैं मरघट में, और दूसरा बताता है कि हम मरघट में ही जा रहे हैं, वहाँ पर ही जा रहे हैं और चलिए। आज की सभ्यता, संस्कृति, जनतंत्र पर अत्यंत सार्थक व्यंग है। जहाँ तक कविता की घटना का संबंध है, वे वाक्यों में मूलतः गद्य वाक्यों में संगठित होती है। बिंबों प्रतीकों का प्रचलन साटोत्तरी कविता में लगभग बंद हो चुका था। यानी बच्चन सिंह क्या करती है, बिंब और प्रतीकों का जो प्रचलन था वह साटोत्तरी कविता में बंद हो चुका था। यह कथन बच्चन सिंह का है। इनके बंद होने का अर्थ सपाट बयानी नहीं है, वे सही अर्थों में वाचिक परंपरा के कवि हैं, किंतु इनके वाचन में वाक्यगत व्यंग्य, प्रश्न विरोध के बीच के अंतराल कवि को अर्थवत्ता देते हैं। रघुवीर साय यदि पत्रकारिता मुक्त होने का प्रयास करते तो वे जीवन की गंभीरतर समस्याओं से उलझ सकते थे। उनमें प्रकृति चित्रण और प्रेम कविताएं भी नहीं है। आखिर क्यों? अभी यहाँ पर जो है दूसरे कवि है वह है धर्मवीर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में होता है। केदारनाथ सिंह जो है वह
विशिष्ट शब्दार्थों के कवि यानी विशिष्ट शब्दार्थों के कवि केदारनाथ सिंह हैं। इन पर मैं यह जब इतिहास ग्रंथ पढ़ाना होगा तो इन पर मैं एक प्रश्न उत्तर के तौर पर और एक वीडियो बनाऊंगा, जो इस सभी ग्रंथ का जो है एक सारांश होगा। वह वीडियो उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्धात्मकता है, वह उसे विशिष्ट बनाती है। विशिष्ट इसलिए भी है कि तत्कालीन उन्मुक्ता को उसने वैविध्य और जीवन की समग्रता की ओर मोड़ा है। सन 1960 के बाद की कविताओं की दो दिशाएं थी, यानी 1960 के बाद जो कविताएं लिखी थी वह दो दिशाओं में, दो भागों में थी। एक थी देहगाथा की दिशा और दूसरी थी बुर्जुआ लोकतंत्र के विरुद्ध की दिशा। एक में बज बजावट थी तो दूसरे में बौद्धिक रुकावट, यानी जो थी पहले में क्या थी, जो देहगाथा की दिशा में क्या थी, देहगाथा की दिशा में बज बजावट थी, और दूसरे में जो बुर्जुआ लोकतांत्रिक के विरुद्ध की जो दिशा थी उसमें बौद्धिक रुखाई थी। केदार ने कविता को उनसे मुक्त कर संवेदनात्मक बौद्धिक से जोड़ा। इस संवेदना में विस्तार भी है और गहराई भी। इसमें आग और पानी के अर्थगर्भ संकेत है, मौत और जिंदगी के उत्तर प्रत्युत्तर, युगीन चुनौतियाँ है, फसलें, रोटी, माँ, अनजानी प्रतिध्वनियाँ और आहटें है, और है जीवन का पर्व। इसी का सौंदर्यात्मक रूपांतरण उनकी कविता है। उनकी अपनी चुनौती है कि पहले मुझे कविता की तरह पढ़ो, यानी केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं कि पहले मुझे चुनौती देते कि पहले मुझे कविता की तरह पढ़ो। सन 1960 में प्रकाशित उनके प्रथम संग्रह, यानी 1960 में 60 में केदारनाथ सिंह का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। उसका नाम है अभी बिल्कुल अभी। की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह कहीं होने की लगातार कोशिश में है। इस होने को अर्थ परिवर्तन की अबूझ प्रक्रिया से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि होना इससे भिन्न नहीं है। इस अजबूझ की बूझ के लिए यहाँ से देखो संग्रह की कविता क्या है। कविता पढ़नी होगी, उसकी अंतिम पंक्तियाँ है। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, यानी वह जब भी सोचते हैं तो उनको रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आती है। मूछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। कविता के राज को अंतिम रूप से जान लेना असंभव है। यह केदारनाथ सिंह का कथन है कि रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई है। होने की लगातार कोशिश का परिणाम है कि अभी बिल्कुल अभी मैं तीसरा सप्तक में प्रकाशित, यानी अभी बिल्कुल अभी जो केदारनाथ सिंह की रचना है वह तीसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। कुछ कविताएं ले ली गई है और कुछ छोड़ दी गई है। कवि के क्रमिक विकास को जानने के लिए छोड़ी हुई रचनाओं का विशेष महत्व है। छोड़ी हुई रचनाएं गीत है, यह परिवर्तन की ही प्रक्रिया है। वह गीतों को अलविदा कहता है और काव्य की नई दुनिया में प्रवेश करता है। इस संग्रह के बाद उनका दूसरा संग्रह जमीन पक रही है, यानी केदारनाथ सिंह का जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वह है जमीन पक रही है, 1980 में प्रकाशित होता है। 2 दशकों के बाद आया समय, एक लंबा अंतराल। क्या इस अंतराल में वह दिग्विजय का अश्व पकड़ने की युक्तियां अन्वेष कर रहा था। साठोत्तरी कविता द्विजदय की मुद्रा में जिस तेज से निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी, उसकी लगाम पकड़ने की आवश्यकता थी। जमीन पक रही है में अश्व की लगाम पकड़कर उसे दूसरी दिशा में घुमा दिया गया है। जमीन की तरह कवि में भी एक प्रकार की परिपक्वता आ गई है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके बाद जो भी है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।